अस्सलाम वालेकुम जी। आज का टॉपिक हमारे पास न्यूक्लियर मोमेंट्स के बारे में है। फिर हम देखेंगे न्यूक्लियर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, न्यूक्लियर मैग्नेटॉन, स्पिन मैग्नेटॉन, ये सारी टर्म्स हमारे पास आने वाली हैं, उसको हम समझेंगे सारी चीजों को। तो न्यूक्लियर मोमेंट्स को समझने के लिए पहले हम एक मिसाल लेते हैं। लेट्स से एक तार है जिसमें से करंट गुजर रहा है, ये सर्कुलर पैटर्न में है। आपके पास ये जो एरिया कवर कर रही है उसे हम ए कहेंगे। इसमें से जो करंट गुजर रहा है उसे आई। अब हम जानते हैं कि करंट गुजरने से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम आप कहते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट से बताई जाती है। तो वो राइट हैंड रूल का सहारा लेते हैं। जो उंगलियां होती हैं करंट की सिमत में, थंब जो होता है वो मैग्नेटिक डाइपोल की सिमत में आ जाता है। बात समझ रहे हैं? तो अब इसी सोच पे म्यू बराबर हो जाता है आई ए के। आई करंट है, ए यहाँ पे एरिया है। अब अगर मैं कहूं कि आपके पास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, सर्कुलर ऑर्बिट आर है जिसका रेडियस ऑफ पाई पीरियड उसका टी है। अब एक चीज पहले जरा समझ लें, हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियर की, मगर यहाँ पे डिस्कस हो रहा है इलेक्ट्रॉन। अब होगा क्या कि फार्मूला मैं इलेक्ट्रॉन के लिए बनाऊंगा, एंड पे उसमें इलेक्ट्रॉन का मैस हटा के प्रोटॉन का मैस डाल दूंगा, तो वो बात न्यूक्लियर के लिए हो जाएगी। यानी कंसेप्ट आपका वही चल रहा होगा, जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करता है वैसे प्रोटॉन मूव करेगा, जैसे ऑर्बिटल स्पिन मोशन इलेक्ट्रॉन की वैसे हम प्रोटॉन की मानेंगे। तो वही कंसेप्ट लेके बाकी आप देखेंगे वही चीजें आएंगी, सिर्फ मैस रिप्लेस कर देंगे। ठीक हो गया? यानी सहारा हम इलेक्ट्रॉन का ले रहे हैं। अच्छा जी। तो आपको एक इलेक्ट्रॉन चूंकि नेगेटिव पार्टिकल है चलता हुआ दिखाई दे रहा है। हम जानते हैं कि कन्वेंशनल करंट तो उसके मुखालिफ लेना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अगर क्लॉकवाइज चल रहा है तो हम करंट को एंटी आपके पास सॉरी एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है तो करंट क्लॉकवाइज लेंगे। तो राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग देखोगे तो थंब नीचे जाएगा, यानी कि मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन नीचे की जानिब होगी। ठीक है। अब आई बराबर है क्यू बाई टी। क्यू चार्ज अकेला, ई है, टी पूरा चक्कर लगाने पे टाइम पीरियड बन जाएगा। तो ओमेगा बराबर होता है 2 पाई बाई टी। ओमेगा यहां से निकाला जा सकता है वी ओवर आर। तो वो वैल्यू डालते हैं तो 2 पाई आर ओवर वी लिखा जा सकता था टाइम पीरियड की वैल्यू। ये वी बटे के नीचे बटे में है तो ऊपर चला जाएगा, ई वी ओवर 2 पाई आर हो जाएगा। एरिया आप कह सकते हैं पाई आर स्क्वायर है। तो यहां से ये दोनों वैल्यूज उठा के हम इक्वेशन 1 में लगा सकते हैं। ठीक है, वो दोनों इक्वेशन 1 में लगा दी वैल्यू। अब पाई पाई से कट जाएगा, आर आर से कट जाएगा, ई वी आर बाई टू। एम से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया, अरेंज कर दिया, एम इधर चल गया, एम वी आर, तो ये एंगुलर मोमेंटम हो गया। नीचे 2m आ जाएगा। तो ई ओवर 2m ई एल, ई इसलिए डाल दिया कि समझ आ जाए कि ये इलेक्ट्रॉन के लिए हल किया है। ठीक है। अब आप देखो जरा कि ई भी चार्ज कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन का मास कांस्टेंट है, टू कांस्टेंट है। तो जो आपका मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एल के, यानी एंगुलर मोमेंटम के। तो साबित हुआ कि मूविंग चार्ज जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट रखता है वो प्रोपोर्शनल होता है एंगुलर मोमेंटम के। अब अगर आप वेक्टर की फॉर्म में देखो तो इसके साथ मैं चार्ज इलेक्ट्रॉन होने के साथ नेगेटिव लगाऊंगा तो आप देख सकते हो ये ऑपोजिट है, मगर प्रोपोर्शनल है। जितना वैल्यू इसकी उतनी वैल्यू उसकी आएगी। ठीक है। तो अब आप इसे लिख सकते हैं कि म्यू एल बराबर है माइनस ई ओवर 2m ई इंटू एल। अगर मैं जी कंपोनेंट लेता हूं मैग्नेटिक मूवमेंट का तो एस एल के साथ जी डाल दूंगा, इस एल के साथ भी जी आ जाएगा, और ये एम एल एच कट आ जाएगा। एम एल की वैल्यू आप जानते हैं 0 + -1 + -2। तो यहाँ पे मैं +1 ले रहा हूं तो ये 1 आके तो ये इक्वेशन आ जाएगी। तो ये इक्वेशन 2 बुनियादी इक्वेशन आ गई। अब बोहर मैग्नेटॉन, हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन मूव करता है ऑर्बिट में, और जो स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन होता है उसके साथ भी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एसोसिएट होता है। तो हम उसकी वैल्यू लिख सकते हैं म्यू बी ई एच कट ओवर 2m ई, यानी यही वैल्यू मैंने लिख दी। इसकी वैल्यू सारे वैल्यू प्लेस की, इलेक्ट्रॉन का मास, चार्ज। तो 9.2 10⁻24 जूल पर टेस्ला। ठीक है, जूल पर टेस्ला वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे एम इलेक्ट्रॉन का मास है और ये म्यू भी आपके पास बोहर मैग्नेटॉन कहलाएगा। अब न्यूक्लियर मैग्नेटॉन की बात करें तो हम जानते हैं न्यूक्लियन भी न्यूक्लियस में मैग्नेट के तौर पे एक्ट कर रहे होते हैं। ये न्यूक्लियन जो होते हैं इंतहाई स्मॉल मैग्नेट के तौर पे बिहेव करेंगे, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की भी स्पिन मोशन होगी, ऑर्बिटल मोशन होगी इलेक्ट्रॉन की तरह। उनके भी मैग्नेटिक मूवमेंट्स होंगे। तो उनके जो मैग्नेटिज्म की स्ट्रेंथ है हम उसके मैग्नेटिक मूवमेंट से मेजर करेंगे। तो म्यू एन
ई एच कट ओवर 2 m p आ गया, यानी इलेक्ट्रॉन के मास की बजाय हमने प्रोटॉन का मास प्लेस कर दिया, न्यूक्लियर मैग्नेटॉन। ठीक है, वैल्यूज इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का मास डल गया 5.05 10⁻27 जूल पर केल्विन आ जाएगा आपके पास। ठीक होगी। अब ये जो आपकी इक्वेशन 2 थी, इसमें हमने प्रोटॉन यानी इलेक्ट्रॉन के मास की जगह प्रोटॉन का मास लगा दिया है और इसे न्यूक्लियर मैग्नेटॉन कह दिया। अब आपने जितने हैवी न्यूक्लियर आएंगे उनका जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, हम उनके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होंगे उनके मैग्नेटिक मूवमेंट्स की मदद से निकाल लिया करेंगे। ठीक है, तो अब आपके पास यहाँ पे कोई सोच सकता है कि न्यूट्रॉन तो चार्जलेस होता है, मगर हम जानते हैं क्वार्क थ्योरी के अकॉर्डिंग कि न्यूट्रॉन के अंदर भी चार्ज होते हैं, जिसकी वजह से उसका भी मैग्नेटिक मूवमेंट बनता होगा, क्योंकि चार्ज पार्टिकल की स्पिन और मोशन से आना है ना कंसेप्ट सारा, ऑर्बिटल से। अच्छा जी, तो अब हम बात करते हैं न्यूक्लियर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की, एक और तरीके से इसको समझने की कोशिश करते हैं। वो क्या जनाब, के एटॉमिक न्यूक्लियस स्पिन करेगा अपने एक्सिस के गिर्द, सेंटर ऑफ मास के गिर्द, तो वो एक टाइनी मैग्नेट बन जाएगा और उसका मैग्नेटिक मोमेंट होगा जिसे न्यूक्लियर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कहेंगे। बात समझ आ रही है? यानी वही टॉपिक को एक जरा डिफरेंट एंगल से समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम ये बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन के पास होगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, तो हम कहेंगे इसे म्यू आई से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और ये बराबर किसके होगा, वेक्टर सम होगा। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो कंट्रीब्यूशन आएगी स्पिन मोशन की वजह से, और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो कंट्रीब्यूशन आएगी ऑर्बिटल मोशन की वजह से, न्यूक्लियन की। यानी न्यूक्लियन का मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो ऑर्बिटल मोशन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो स्पिन मोशन है, ये जो कंट्रीब्यूट करेंगे उनको मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट्स बनाने में, उनको सम कर लेंगे सबको, तो वो न्यूक्लियर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बन जाएगा। हम इसको किस में मेजर करेंगे, न्यूक्लियर मैग्नेटॉन में मेजर करेंगे। ये वही है जो अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं कि न्यूक्लियर इसके अंदर इसके साथ, यानी इसे वैल्यू कर रहे होंगे, जितने प्रोटॉन जितने न्यूट्रॉन होंगे उसके लिहाज से फिर वो सम हो जाएगा ना। तो अब हम जानते हैं कि जो न्यूक्लियर मैग्नेटिक मूवमेंट है वो प्रोपोर्शनल है किसके, आई के। तो अब आप यहां से म्यू आई प्रोपोर्शनल आई के, गैमा आई एच कट आई। अब आपके पास ये कांस्टेंट के तौर पे आ गया यहाँ पे। अब गैमा आई क्या है, इसे हम न्यूक्लियर गायरोमैग्नेटिक रेशियो कहेंगे। इसकी डेफिनेशन आगे चल के मैं बताता हूं। एच कट हम जानते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट की प्रिसाइज हम वैल्यू ले लेते हैं। तो आपके पास इसी इक्वेशन 4 को एक और रूप में भी लिखा जाता है, म्यू आई जी आई म्यू एन आई। म्यू एन तो वही हो गया कि न्यूक्लियर मैग्नेटॉन है, और आपके पास जी आई क्या है, न्यूक्लियर जी फैक्टर। तो इक्वेशन 4 में भी एक ऐसी चीज थी जिसका हमें इल्म नहीं है, न्यूक्लियर गायरोमैग्नेटिक रेशियो। इक्वेशन 5 में भी एक ऐसी चीज है जिसका मुझे इल्म नहीं है, न्यूक्लियर जी फैक्टर। तो इन दोनों की डेफिनेशन अभी हमने बनानी है। फिर वक्त समझे कि ये एक फैक्टर आ गए हैं यहाँ पे। अगर आप इनको वेक्टोरियली जाहिर करना चाहो तो आप इक्वेशन 4 और 5 को तो वो भी जाहिर किया जा सकता है कि म्यू आई के ऊपर भी वेक्टर आ जाएगा, इधर से आपके आई पे इसी तरह से सेम वही कंसेप्ट चलेगा। तो अब अगर आप इक्वेशन 4 और 5 को देखो, लेफ्ट साइड सेम है तो राइट साइड भी सेम होनी चाहिए। आई आई से कट जाएगा आपके पास, तो एच कट ओवर म्यू एन बराबर आ जाएगा जी आई ओवर गैमा आई के। यानी रेशियो हो गई किसकी, न्यूक्लियर जी फैक्टर की न्यूक्लियर गायरोमैग्नेटिक रेशियो के साथ। अब जरा डिफाइन करते हैं कि ये है क्या। गायरोमैग्नेटिक रेशियो बेसिकली क्या है, किसी सिस्टम की आप कहोगे रेशियो है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का एंगुलर मोमेंटम के साथ। यानी अगर आप इसी टूल को लेते, यहां से गैमा एक तरफ कर लेते, म्यू एन और एच कट ऐसे बना लेते, तो म्यू एन ओवर एच कट यहां से देखो तो ई ओवर 2 mp लिखा जा सकता है। बात समझ आई? और इसको आप लिख सकते हो कि ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की रेशियो है किसके साथ, एंगुलर मोमेंटम के साथ। न्यूक्लियस का जो एंगुलर मोमेंटम आएगा याद रखना है। ठीक है, तो उसे हमने आई से जाहिर किया हुआ है। तो अब आपके पास इसके यूनिट क्या होंगे, रेडियन पर सेकंड पर टेस्ला, या ऐसे बुक्स में कूलम पर केजी भी इक्विवेलेंट इसमें प्रूफ होता है। ठीक होगी बात। अब जी फैक्टर क्या है, जी फैक्टर एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है जो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के तौर पे आता है, जो कि मैग्नेटिक मूवमेंट और गायरोमैग्नेटिक रेशियो को यानी इक्वेट एक तरह से कर रहा होता है, जैसे आप इस टूल में समझ सकते हैं।
ठीक है। तो अब आपके पास क्या है कि जैसे मैंने कहा कि आपके पास ये मैग्नेटिक मोमेंट पार्टिकल का और उसे अप्रोप्रिएट एंगुलर मोमेंटम और अप्रोप्रिएट फंडामेंटल क्वांटम यूनिट ऑफ मैग्नेटिज्म, जिसे हम बोहर मैग्नेटॉन और न्यूक्लियर मैग्नेटॉन में देख सकते हैं, यानी इसकी वैल्यू अगर निकालनी चाहे। अब क्या जनाब, आपके पास अगर मैं कहूं कि म्यू आई मुझे चाहिए, यानी कि टोटल जो कंट्रीब्यूशन स्पिन और ऑर्बिटल की है न्यूक्लियन की, वो कैसे निकालेंगे? तो हम कहेंगे कि यहां पे दोनों को सम कर लेंगे, म्यू आई एस प्लस माइनस के साथ म्यू आई एल। ये जो एस वाला है यहां पे आप देखो मैंने इसकी वैल्यू डाल दी, यहां पे बड़ा एस किसको जाहिर कर रहा है? स्पिन क्वांटम नंबर को। और जी एस के साथ भी एस लिखा हुआ है, ये है जी फैक्टर जो कि स्पिन मोशन के साथ रिलेट करेगा। और इसी तरीके से म्यू आई एल में एल क्या है? ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। जी एल क्या होगा? ये जी फैक्टर है जो ऑर्बिटल मोशन के साथ लिंक करेगा। यहां से म्यू एन कॉमन लिया जा सकता है, तो ये इक्वेशन 6 आपका रिजल्ट आ गया। ठीक हो गया। अब लार्मर फ्रीक्वेंसी इसमें एक टर्म आती है कि जब न्यूक्लियस जिसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट म्यू आई हो, जो जो अभी हमने निकाला है, तो उसको हमने प्लेस कर दिया मैग्नेटिक फील्ड में जिसकी फ्लक्स डेंसिटी बी है, जैसे आप तस्वीर में भी देख सकते हैं। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगी ये एक टॉर्क एक्सर्ट करेगी हमारे मैग्नेटिक मोमेंट पे। अब जब टॉर्क लगेगा तो जाहिर है वो घूमेगा, तो इससे वो प्रिसेस करेगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, यानी वो उसे घुमाना चाहेगी। तो इस टार्क को आप अगर कोई डेफिनेशन बनाना चाहे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ न्यूक्लियर स्पिन एंगुलर मोमेंटम, सादा याद मैकेनिक्स वाला टार्क याद है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो अब आप बोलोगे रेट ऑफ चेंज ऑफ न्यूक्लियर स्पिन एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा, ये टॉर्क की वैल्यू। अच्छा, अब टॉर्क की वजह से जाहिर रोटेशन आएगी, तो वो जो लार्मर फ्रीक्वेंसी होगी वो रेट ऑफ प्रिसीजन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ न्यूक्लियस अराउंड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जैसे आपको ये डॉटेड 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 दिख रहा है ना, तो इस तरीके से एक रोटेशन शुरू हो जाएगी न्यूक्लियर मैग्नेटिक मूवमेंट की। तो अब आपके पास ये जो फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रिसीजन है ये मैग्नेटिक फील्ड की ताकत के साथ रिलेट करेगी। आप देख सकते हो म्यू नॉट आ जाएगा गैमा जी, यानी कि आपके पास गायरो फैक्टर है, और आपके पास इंटू बी आ जाएगा। इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा ये बुनियादी तौर पे लार्मर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दे रहा होगा। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।